अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट क्या रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर साम्यवादी गुट के कोलैप्स हो जाने का। या इसे हम कह सकते हैं कि साम्यवादी गुट के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यानी हम जो बात करना चाहते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि क्या साम्यवादी गुट इतना ज़्यादा प्रभावकारी था कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव क्रिएट करने का एक प्रमुख कारण यही था, या फिर वह इतना शक्तिशाली था कि वह अमेरिका को चुनौती देने वाली एकमात्र संस्था थी या गुट था। ऐसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी हमने बात कर रखी है कि 1947 से लेकर 1991 तक के समय जो निकला उसमें 1971 से 1980 तक के समय को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में साम्यवाद और पूंजीवाद में किसी तरह का कोई अच्छा सामंजस्य नहीं रहा, बल्कि कई बार उनके बीच इतना तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ जिसका परिणाम संपूर्ण विश्व को तनावपूर्ण संबंधों को झेलकर उठाना पड़ा था। ठीक है, तो जब हम बात करें कि जब अब 1991 दिसंबर में जब यह गुट समाप्त हो चुका है तो इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं या कोई नेगेटिविटी वापस फैल रही है या किसी अन्य प्रकार का कोई नेगेटिव संगठन तैयार हो रहा है, इसकी चर्चा करेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह की आर्थिक मंदी आई थी जर्मनी में तो उसका संपूर्ण प्रभाव हिटलर के रूप में पूरी दुनिया को देखना पड़ा जब हिटलर ने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। तो वो उस आर्थिक मंदी का प्रभाव वहाँ से शुरू होता 1929 से 33 के दौरान, उसका रिजल्ट आता 1939 से 45 के दौरान। तो ऐसे बात करें कि जब साम्यवादी गुट का विघटन हो चुका है 1991 में, तो क्या उसका विघटन हुआ, 14 गणतंत्र बने, ठीक है, तो उसका कोई क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। तो अगर हम चर्चा करें, जैसे आप अगर ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं कि तनावपूर्ण संबंध कैसे थे, क्या रिजल्ट रहा, कैसे खींचतान चल रही थी उन दोनों के मध्य, 4-5 चरण हमने पढ़े हैं, तो कैसे दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। जैसे पिछले वीडियो में बता रहा था कि मैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, उसका खराब होने का कारण बताया कि टांग खींच रहे थे। तो अंतरिक्ष में जो हो रहा था कार्यक्रम, अंतरिक्ष और सैनिक जो कंपटीशन चल रहा था, यानी एक तरह की प्रतियोगिता जो चल रही थी, उस प्रतियोगिता ने रूस को धराशायी कर दिया। अब इसमें एक तत्व तो ठीक नहीं है, लेकिन ये तत्व बड़ा अच्छा था कि हम अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में हम भाग लेने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में शायद हम उस समय इस अंतरिक्ष में पार्टिसिपेट करते या नहीं करते, यह एक कल्पना आधारित उत्तर हो सकता है अभी तो, लेकिन अभी हमने की तो मतलब कुछ तो पॉजिटिव रहा था जब दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जब ये गुट खत्म हो गया तो क्या अंतरिक्ष की दौड़ खत्म हो गई, क्या अंतरिक्ष के कार्यक्रम खत्म हो गए, या कोई नई टेक्नोलॉजी, नई तरह के जो विकास हो रहे थे वो रुक गए, क्या वो तनाव की वजह से ही बढ़ रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आज हम अंतरिक्ष में हैं तो ये सिर्फ शीत युद्ध का ही परिणाम है, अगर शीत युद्ध नहीं होता तो हम अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो विज्ञान की बात है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो पहला प्रभाव तो यही पड़ा, जैसा कि आपको पता है, शीत युद्ध पूर्णतया समाप्त हो गया। जैसा मैंने बात की शिथिलता तक की, शीत युद्ध पूर्णतया समाप्त।
ठीक है। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ऐसा कहना ज़्यादा उचित है, एक ध्रुवीय विश्व की बजाय, ठीक है। तीसरा कारण क्या रहा कि जो विचारधारा के आधार पर जो विभाजन था, विचारधारा आधारित जो संघर्ष है वह समाप्त हो गया। ठीक है। अब हम बात करें चौथी बात, तो यूरोप की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वह है एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद करें, लिखें, याद करने में आसानी रहेगी। एशिया की राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि जो अगर मैं कह दूं कट्टरवादी शासन या कट्टरवादी जो राजनीति है उसका उद्भव हो रहा है। यहाँ मैं कट्टरवाद कह रहा हूँ, धार्मिक कट्टरवाद की बात कर रहा हूँ। कट्टरवादी राजनीति का उद्भव, क्योंकि आज भी हम इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, जो सेंट्रल एशिया है या केंद्रीय एशिया है, इसके अलावा रूस की स्थिति में क्या परिवर्तन आया वो भी देखेंगे। इसे नहीं मानेंगे, यहाँ यूएसएसआर की बात कर रहे हैं और यहाँ हम रूस की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो यूएसएसआर के साथ दो ध्रुवीय कौन थे, यूएसएसआर और अमेरिका। यहाँ हम डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, रूस की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रभाव, ठीक है। तो ये जो 9 मुख्य प्रभाव हैं, ये प्रभाव हमेशा प्रभावकारी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों महाद्वीपों की राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है। और आज भी वर्तमान में भारत या एशिया में अगर किसी भी राष्ट्र में किसी तरह का कोई विवाद होता है, खासकर पश्चिम एशिया में, तो संपूर्ण विश्व की राजनीति प्रभावित होती है। अगर हम बात करें, चलिए हम 1 बाय 1 काम करते हैं, आप एक बार इनको देख लें। और भी बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जो विवाद थे उस समय, उत्तर कोरिया को या पश्चिम जर्मनी को या पूर्वी जर्मनी का एकीकरण जो हो रहा है वो, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं राष्ट्रों के मध्य, उनमें भी शांति आ रही है, उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। उसको भी देखेंगे, एक एक करके हम देखें पहले। तो शीत युद्ध की समाप्ति की बात करें तो शीत युद्ध आप समझते हैं कि एक अवस्था है, मैं बार बार आपको याद कराता हूं तो उसको याद रखें। 1917 से 1991 तक की तनावपूर्ण परिस्थितियां, इन तनावपूर्ण परिस्थितियों को ही हमने शीत युद्ध का नाम दे रखा है। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ा कि जब एक गुट, यानी कौन सा गुट, साम्यवादी गुट, साम्यवादी गुट समाप्त हो गया
अब साम्यवादी गुट जब समाप्त हो रहा है तो वो जो शीत युद्ध का दूसरा जो ग्रुप है या जो दूसरा उसका कंपटीटर है, उस कंपटीटर के जो वो नीतियां बनाएगा, उन नीतियों में अब इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वह पूरी समग्रता के साथ नीतियां बनाएगा, किसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी नीति का निर्माण नहीं करेगा। यानी किसी भी राष्ट्र को अगर वो मदद करेगा तो ये देखकर नहीं करेगा कि वहाँ साम्यवाद है या नहीं, उसको वास्तव में आवश्यकता है तो करेगा, वह ये नहीं देखेगा कि वह मेरा समर्थक है या नहीं। तो शीत युद्ध अब शीत युद्ध का दूसरा खराब पक्ष क्या था, ये दोनों राष्ट्र अपने आप में तो डिवाइडेड थे ही, यह अपने जो सहयोगी राष्ट्र होते थे या जो इनकी विचारधारा से प्रभावित होते थे या जो इन पर निर्भर होते थे, ऐसे राष्ट्रों के संबंधों को भी बिगाड़ने का काम करते थे। यानी ये राष्ट्र, दो महाशक्तियाँ उन राष्ट्रों के विदेश संबंधों को या विदेश नीति को इस तरह से प्रभावित करती थी कि उनके पड़ोस के संबंध या उनके अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध या अन्य किसी राष्ट्र के साथ संबंध निर्धारित करते थे। अगर सहयोगी राष्ट्रों के जो सहयोगी राष्ट्र हैं, अगर उनके संबंध इन दो महाशक्तियों के साथ अच्छे हैं तो वह उन सहयोगी राष्ट्रों के साथ भी अच्छे संबंध बनाते थे। अगर सहयोगी राष्ट्रों के सहयोगी राष्ट्र जो हैं उनके और इन महाशक्तियों के संबंध खराब हैं तो वह उस सदस्य राष्ट्र के और उस सहयोगी राष्ट्रों के संबंधों को भी बुरी तरह प्रभावित कर देते थे। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता था शीत युद्ध के दौरान। अब ऐसा नहीं होगा, जिस राष्ट्र के पड़ोसी राष्ट्र जैसे हैं वह उनके साथ वैसे ही संबंध निर्धारित कर सकता है। यानी अमेरिका या रूस उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहेंगे या वो प्रभावित अब नहीं होंगे। शीत युद्ध के दौरान होते थे, मजबूरी थी या किसी तरह की और परिस्थितियां थी, किसी एक गुट में शामिल होना उनके लिए आवश्यकता था, इसलिए वो किसी गुट में शामिल होते और विरोधी गुट के शत्रु स्वाभाविक रूप से बन जाते थे। खुद की शत्रुता नहीं होती थी उनकी किसी प्रकार से, लेकिन अमेरिका की शत्रुता होने के कारण उन्हें भी उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना होता था। तो इस तरह का जो शीत युद्ध जैसा जो माहौल रहता था, तनावपूर्ण जो माहौल था, यानी किसी गुट ने एक अच्छा काम किया तो दूसरे गुट पर वो दबाव जो बन जाता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही काम करूं। एक गुट ने अगर परमाणु परीक्षण किया तो दूसरे गुट पर अनावश्यक दबाव बनता था कि वह भी उसका जवाब दे या उसकी प्रतिक्रिया में कोई ऐसा कार्य करे। तो इससे वहाँ भी तनावपूर्ण स्थिति का जन्म होता था, जो अब साम्यवादी गुट के बाद ऐसा कोई प्रभाव वहाँ पर दिखा, ऐसी कोई मानसिक बाध्यता या मानसिक तनाव दिखाई नहीं देता। प्रगति करे, विकास करने की डिमांड रहना, लेकिन दबाव के साथ विकास की जो मानसिकता थी इस समय, दबाव लेकर जो हम विकास करते थे या नई नई चीज़ों का आविष्कार या खोज या एक को चुनौती देने के लिए दूसरा उससे बढ़कर कोई काम करता था, ऐसी मानसिकता क्या हो गई यहाँ पर समाप्त हो गई है। ठीक है, आगे चले। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था बन रही है, यूनिपोलर। जैसा कि आपको पता है कि 91 से पहले दो ध्रुव हैं, अमेरिका और USSR, दोनों ध्रुव हैं। अब आप समझते हैं कि दोनों ध्रुव एक दूसरे के विपरीत हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। जब दोनों ध्रुव एक दूसरे के विपरीत हैं तो यह किसी भी तरह से मिलते नहीं थे और न मिलने देते थे। तो अब जब ये खत्म हो चुका है, USSR समाप्त 1991 में, अब बचा कौन? अमेरिका बच रहा है। तो अमेरिका विश्व का एक तो मॉनिटर बन गया, संपूर्ण विश्व का। अब वो कैसे बन गया और इसने कहाँ कहाँ प्रभाव डाला? सुरक्षा परिषद में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, सुरक्षा परिषद में, ठीक है। WTO पर अपना प्रभाव डाला इसने, UNO पर डाला क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, UNO पर अपना प्रभुत्व डाला, उसके ये जो मेन अंग हैं उन पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। चीन, भारत या रूस या अन्य कोई बड़ी महाशक्ति है या कोई राष्ट्र हैं बड़े राजनीतिक स्तर पर जिनकी पहचान है, उनकी नीतियों को प्रभावित करने का काम करेगा। यानी इनका मुखिया बनने का
यानी इनको डायरेक्ट निर्देश देने की पोजीशन में अमेरिका आ चुका है। अभी हम भी देखते हैं कि बार बार अमेरिका कहता है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर पीछे से भारत कहता है भाई साहब हमारी इच्छा होगी तो होना, नहीं मत होना, भारत मना कर देता है। तो फिर अभी तो भारत का प्रभाव ऐसा है कि वो भी कहता है नहीं नहीं, जब दोनों पक्ष तैयार होंगे तब मैं बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार होऊंगा। तो इस तरह की मतलब ये आगे से बढ़कर कह रहा है, तो इसका मतलब इसको लगता है कि मेरी बात में कुछ न कुछ पावर है, मैं कुछ भी कर सकने या कुछ भी कह सकने में सक्षम हूँ। तो ये कब हो रहा है? जब एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अपना प्रभाव डाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मसले जहाँ इसे अपना हित दिखाई दे रहा है या अपनी हस्तक्षेप करके वो उस मामले को सुलझाने का प्रयास करता है, तो ऐसी जगह जाता है। क्योंकि इसको क्या चाहिए? इसको बदले में मॉनिटर बनने का क्या बेनिफिट है? इसे अपने सैनिक अड्डे खोलने की वहाँ पर क्या मिल जाती है? स्वतंत्रता मिल जाती है, या ये उस वहाँ की आर्थिक नीतियों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर लेता है। तो आप समझते हैं कि ये जो मॉनिटर है ये कब हो रहा है? जब इसका प्रतिद्वंदी ग्रुप क्या हो गया है? समाप्त हो गया। अब विश्व किसकी ओर देखता है बड़ी समस्याओं में? अमेरिका की तरफ। या दुनिया भर के जो बड़े या छोटे या विकासशील जो राष्ट्र हैं वो ये देखते हैं कि अमेरिका इस मुद्दे पर किस तरह का नज़रिया रखता है, किस तरह का रुख अपनाता है। तो ये कब, तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो एकमात्र कौन हो गया? वो केंद्र बिंदु अमेरिका हो गया। ये कब पॉसिबल हुआ? जब यूएसएसआर या साम्यवादी गुट समाप्त हो गया, या उसकी वो आज वो पोजीशन नहीं है कि जो यह साम्यवाद को या यूएसएसआर की आज ये पोजीशन नहीं है कि यह अमेरिका को किसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक चुनौती दे सके। आज का मतलब कब है? 1991 की बात कर रहे हैं, बाद की। आप ये मत लिखिए ना आज तो विश्व इसके प्रभाव में कम है, बल्कि विश्व की ये पोजीशन ज़्यादा है। आज विश्व की राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था कैसी है? बहुध्रुवीय। लेकिन हम कब की बात करें? मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो मेरा आज का मतलब क्या होगा? आज, या आज वाला आज नहीं, 1991 वाला आज। 1991 के बाद से लेकर लगभग 2010 के बाद क्या है? परिस्थितियां बदल रही हैं। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, भारत, ये जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं ये भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की बात नहीं कर रहे, हम बात करें कब की? जब साम्यवादी गुट का विघटन हुआ। तो एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था हो रही है, और वो कौन है? अमेरिका। और कैसे कह रखे हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वह किसके प्रभाव में है? अमेरिका के प्रभाव। चीन को भी अमेरिका प्रभावित कर लेता है कई बार, जबकि स्थायी सदस्य है। रूस भी कई जगह अमेरिका का सहयोग कर रहा है 91 के बाद। आगे देखें आप, तीसरी, अब मैं कह दूं साम्यवाद का पराभव या एक विचारधारा का उद्भव। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि साम्यवाद की विचारधारा प्रारंभिक रूप से बहुत मजबूत थी, या प्रारंभ में बहुत अच्छी अवस्था में थी। जब 1917 के बाद या 1924 से लेकर 1953 तक स्टालिन का शासन रहा, तो साम्यवाद ने विस्तार इसलिए कर पाया क्योंकि आर्थिक रूप से वह मजबूत हुआ, उत्पादन बढ़ा, नए बाजार आए, नए बाजारों की वजह से नए रोजगार उत्पन्न हुए, तो आर्थिक रूप से लोगों में खुशहाली आ रही है या संपन्नता आ रही है, या एक लेवल आ रहा है जो पुराने लेवल से बेटर था। यानी आर्थिक रूप से ये जो लोग थे वो मजबूत हो रहे थे। तो साम्यवाद का उस समय क्या हुआ? विस्तार हो रहा है। लोग साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कई राष्ट्र उस साम्यवादी विचारधारा को अपना भी रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद साम्यवाद ही ऐसी विचारधारा थी जिसकी वजह से रूस में उत्पादन क्षमताएं बढ़ी, कल कारखाने बढ़े, ठीक है, श्रमिकों की स्थितियों में परिवर्तन आया, श्रमिकों के हितों के अनुकूल नीतियों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो एक समय तक तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी प्रगति की। लेकिन 1980 के बाद से इसकी या साम्यवाद की जो परिस्थितियाँ थी वो बदलने लगी। तो साम्यवादी विचारधारा का क्या होने लगा? 1980 के बाद से पराभव होने लगा। 1970 तक अच्छा उत्पादन हो रहा है, नए बाजार बन रहे हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, अच्छा वेतन पा रहे हैं वो, उनकी सामाजिक दशा में परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन 1980 के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी या जो कमियां थी साम्यवाद की, वो कमियां खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि आपको पता है कि साम्यवाद में मेहनत करने और नहीं करने वाले, या कम करने वाले या ज़्यादा करने वाले, दोनों के साथ असमान व्यवहार होता है।
जबकि पूंजीवाद में क्या था, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका लाभ भी उतना ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा गेन करेगा वो, तो वो जो असंतोष है वो उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है दोनों को इक्वल एक तरह से डिवाइडेशन किया जाता था जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका, ठीक है। तो वहाँ पर उसमें असंतोष आएगा और जो नाकारा हैं उन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा तो वो कम मेहनत करने की ओर प्रेरित हो सकते थे। जबकि पूंजीवाद में जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, आर्थिक विकास भी होगा, तो वो ज़्यादा मेहनत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जब इस तरह की साम्यवादी विचारधारा का खोखलापन निकल कर बाहर आया या साम्यवाद की जो कमियां थी वो बाहर उजागर हुई, तो लोगों ने साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। साम्यवाद को वो तानाशाही से जोड़ने लग गए, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा को किससे जोड़ रहे हैं, वो तानाशाही से, अत्यधिक केंद्रीकरण से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि व्यक्ति स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता है, स्वतंत्रता का ज़्यादा उसकी डिमांड करता है। इसके अलावा और भी जो, तो इसका मतलब साम्यवादी विचारधारा की कमियां आ रही हैं, तानाशाही मान रहे हैं कुछ लोग स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मान रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कैसे विचार चल रहे हैं, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। ये इस तरह के विचार जब चल रहे हैं तो जो साम्यवादी विचारधारा है ये कहीं ना कहीं पीछे हो रही है, और इसके पीछे होने के कारण ही धीरे धीरे जो साम्यवाद का जो प्रसार हुआ था वह किस में बदल गया, बदलाव, क्रांति में बदल गया। अब वो क्रांति कैसी रही, हिंसक रही हो चाहे वैचारिक रही हो, उसने साम्यवादी विचारधारा को पीछे करने का काम किया। आगे देखिए, अब आप देखें जो, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर व्यक्ति स्वतंत्रता की डिमांड करता है, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता और समानता, ये दो ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है, और स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो कुछ दिन तक तो ठीक रहेगा। अनुशासन के नाम पर आप स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। आप समझिए साम्यवाद में क्या, अनुशासन के नाम पर, पार्टीबाजी के नाम पर अत्यधिक बंदिशें लगा दी गई थी हर प्रकार से क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कैंडिडेट फिक्स होंगे, कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ेगा, पार्टी एक दल होगा, इस तरह की अभी भी चाइना में एक दल के ऊपर शासन किया जाता है। तो इनके विरोधास्वरूप इस विचारधारा का पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया। आज साम्यवादी विचारधारा इस रूप में या विश्व को प्रभावित कर दे ऐसी पोजीशन में नहीं है, ठीक है। और जहाँ भी है वहाँ भी इसका विरोध प्रारंभ हो सकता है, मतलब वहाँ भी प्रजा या जो उसके मानने वाले हैं वो इससे खुश नहीं हैं। आगे देखें आप, यूरोप की राजनीति पर प्रभाव, यूरोप की राजनीति पर प्रभाव। अब आप देखिए कि शीत युद्ध का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव यूरोप को झेलना पड़ा, जहां पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, इस तरह यूरोप का क्या हो गया, डिवाइडेशन, और ये एक मैदान बन गया, एक अखाड़ा बन गया, किसका, दोनों महाशक्तियों की ताकत का प्रदर्शन करने का अखाड़ा बन गया। कौन, यूरोप, ठीक है। तो जैसे ही साम्यवादी गुट का विघटन हुआ वैसे ही ये जो अखाड़ा था या जो शक्ति की प्रदर्शन होने का स्थल बन गया था यूरोप, वह यूरोप नहीं बना। अब यूरोप वहाँ से क्या हो चुका है, हट गई है। अब जो इन दोनों के मध्य जो असहयोग की भावना थी इसके दौरान या इस गुट के और पूंजीवादी गुट की वजह से, वह किस में बदल गई है, अब सहयोग में बदल गई। मतलब यूरोप का क्या हो गया है, एकीकरण हो चुका है। अभी एकीकरण हो रहा है तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को
सहयोग करें। EU आपने नाम सुना है, यूरोपियन संघ, ठीक है, वह प्रयास तो पहले से ही हो रहे हैं, उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन 1991 में वह और 93 में इसका नाम EU पड़ रहा है। तो 93 में ये जो एकीकरण हुआ है, अब आप देख सकते हैं 91 में ये हुआ, इस गुट का विघटन हुआ, और उसके बाद EU की राजनीति, EU या यूरोप की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वैचारिक, जो पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी एक हुए, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का एकीकरण हुआ, यूरोप से साम्यवादी सैनिकों की वापसी हुई, साम्यवादी गुट के विघटन के पहले ही हो गई थी शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे करते हैं ये जो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का जो डिवाइडेशन था वो खत्म हो गया, और दोनों के बीच क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। और सहयोग हो रहा है इसलिए EU की स्थापना हो रही है। हालांकि अभी ब्रिटेन ने EU से अपनी सदस्यता हटा ली है, यानी अब EU का भाग नहीं है ब्रिटेन। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी तरह की कोई असहयोग की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन इस समय की जो भावनाएं थी, यानी यूरोप के मध्य जो 14 राष्ट्र गणराज्य स्वतंत्र हुए, उनमें से जो राष्ट्र यूरोप में पड़ रहे हैं, तो उनके और बाकी राष्ट्रों के नए संबंधों का उद्भव हो रहा है। जो पहले रूस के अधीन रहकर अन्य राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र पश्चिमी यूरोप या अमेरिका या किसी अन्य राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करते थे, तो उस पर USSR का प्रभाव होता था, करेगा नहीं करेगा, कैसे संबंध होंगे, या करते ही नहीं थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी राष्ट्र है यूरोप का, वो दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों या अन्य विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ अपने विदेश संबंधों को स्थापित कर सकता है जिस प्रकार से वो चाहता है, या जैसे वो संबंध स्थापित करना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूरोप की राजनीति पर तो साम्यवादी गुट के विघटन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और EU या जो भी वहाँ के जो स्थानीय संगठन हैं, उन संगठनों की सदस्यता में भी सुधार हो रहा है। 2004 में लगभग 10 देशों ने और 1995 में लगभग 3 देशों ने EU की सदस्यता ग्रहण की। 10, 13, आज 28 सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं साम्यवादी गुट के विघटन का भी सकारात्मक प्रभाव EU पर पड़ा, यानी यूरोप के एकीकरण पर प्रभाव पड़ा। अगर साम्यवादी गुट नहीं टूटता तो शायद EU का, अब यहाँ पर EU का इस तरह का पुनर्गठन नहीं होता। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किसी तरह का सैनिक सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सैनिक सहायता दे रहे हैं आपस में, ये कर रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन मसलों पर जो मसले मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है, उन मसलों पर एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपस में संधियां कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा। अगला देखिए आप, एशिया की राजनीति पर प्रभाव। आपको पता होना चाहिए कि USSR भारत का प्रमुख सहयोगी राष्ट्र रहा है। रूस नहीं कह रहा हूं मैं, पूरा USSR जो संगठन था, जब जब भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध या अमेरिका की सैनिक धमकियों के विरुद्ध अगर किसी सहयोगी की आवश्यकता हुई, तब तब USSR ने बिना शर्त, बिना किसी दबाव के या बिना किसी ब्लैक मेकिंग के भारत की मदद करने को क्या रहा, तैयार रहा। तो एक तो भारत ने अपना वो सहयोगी खो दिया जो इतना मजबूत विशालकाय था, जिसकी पहुंच वर्तमान रूस से बहुत ज़्यादा थी, या जिसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल कह दें, आर्थिक क्षेत्रफल कह दें, वह वर्तमान रूस की अपेक्षा कहीं ज़्यादा था। अभी वर्तमान में रूस तो है, भारत इसकी स्थान रूस ने लिया। अभी बात करें तो ये USSR नाम का जो सहयोगी था भारत का, एक तरह से वो खो गया। पहला प्रभाव ये रहा, ठीक है। हालांकि इसकी जगह ली, अब वो 14 जो गणतंत्र बन रहे हैं उनके साथ भारत को, गणराज्य जो बन रहे हैं उनके साथ भारत को अलग से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। भारत को ही क्या, इन 14 को भी संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, नए विदेश संबंध बनाने पड़ेंगे। और भारत को भी इन 14, भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी एशियन जो राष्ट्र है, उन्हें नए 14 मित्र मिले हैं या शत्रु मिले हैं, ये बाद के उनके व्यवहार से पता चलेगा। लेकिन पहले सभी USSR के अंतर्गत थे और USSR भारत का एक प्रमुख मित्र था। तो यानी ये भी इनडायरेक्टली किसके मित्र थे, भारत के। अब डायरेक्टली भारत, इनके साथ संबंध कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ये 91 के बाद की जो परिस्थितियां हुई उनके आधार पर डिसाइड किया गया। हालांकि इनमें से ज़्यादातर राष्ट्र भारत के साथ अच्छे संबंधों को लेकर अच्छी विदेश नीति है, लेकिन कहीं कहीं जो अभी अगला बिंदु में लिखा हुआ है, धार्मिक कट्टरवाद को लेकर कई बार वो
पाकिस्तान के समर्थन में आ जाते हैं या पाकिस्तान की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, धार्मिक आधार पर उनमें जो एकीकरण हो रहा है वह कहीं कहीं भारत के लिए तो हानिकारक हो जाता है। लेकिन आगे देखते हैं भाई, तो एशिया की राजनीति पर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। यूएसएसआर की जो गुट है उसकी समाप्ति के बाद चीन मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। आज भी इसी उस विघटन के कारण ही आज चीन रूस को टक्कर दे रहा है, या रूस से मजबूत स्थिति में चाइना है, या अमेरिका इतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है चीन की यूएसएसआर के विघटन के बाद कि वह अमेरिका को चुनौती देने योग्य हो गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव मैं और बता दूं, और भी हैं, बहुत सारी घटनाएं बहुत सारी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का अस्तित्व बढ़ा, वह भी कब, जब रूस या यूएसएसआर वहां से गायब हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर के हटने से तालिबान को बड़ा फायदा हुआ। तालिबान ने वहां अपनी स्थिति क्या कर ली, मजबूत कर ली है। आज तो नहीं है तालिबान, फिर मैं वही बात कहूँगा, आज की बात नहीं कर रहे हैं, इकरार के बाद। ये तो तालिबान का सफाया किया 2001 के बाद, जब अमेरिका पर आक्रमण किया था उसने, उसके टावर्स पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ठीक है, तो उसके बाद से तालिबान को खत्म किया, लेकिन उससे पहले तालिबान मजबूत हो रहा है कहाँ, अफगानिस्तान में। किसके हटने के बाद, यूएसएसआर के बाद। तो ये भी कुछ कारण रहे कि इन कारणों ने भी एशिया की राजनीति को अच्छी तरह प्रभावित किया, या हम कह दें कि अब अमेरिका ने यूरोप में अपनी जो इच्छा शक्ति थी या अपना इंटरेस्ट जो था वह यूरोप से हटाकर आज वो एशिया में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका। तो यह भी साम्यवाद के विघटन के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। आगे चलें, मैंने लिखा था कट्टरवाद, तो अब मैं इसको और सही लिख दूं, धार्मिक कट्टरवाद। आप देखिए, जब वहां पर 14 जो गणराज्य बने, उनमें से 6 जो गणराज्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन गणराज्यों में किसकी स्थापना हो रही है, मुस्लिम सत्ता की। इन 6 गणराज्यों में किसकी स्थापना हो गई, मुस्लिम सत्ता, यानी मुसलमान जो शासक है उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित की। लेकिन आगे अब देखिए, आगे गड़बड़ कहाँ हो रही है। इन्हों 6 गणराज्य, ये एक पाकिस्तान, ठीक है, और 8 मध्य एशिया के जो राष्ट्र हैं मुस्लिम, उन्होंने मिलकर एक मंच बनाया अपने सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग संगठन। और इसकी सदस्यता कुछ नहीं, बस मुस्लिम राष्ट्र होना। आर्थिक सहयोग संगठन बनाया इन राष्ट्रों ने। अब इन्होंने आधार क्या रखा है, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र को सदस्यता देते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसका सहयोग लेते हैं, किसी तरह की आवश्यकता होती है उसके हित में खड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने का काम करते हैं। तो ये जो धार्मिक कट्टरता के कारण, अब ये धार्मिक कट्टरता आज हमारे लिए समस्या बन चुकी है। यानी उससे पहले जब ये नियंत्रण में थे रूस के, तो वहाँ पर इस तरह की कोई समस्या या धार्मिक कट्टरवाद वहाँ पर जन्म नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ये स्वतंत्र हुए और वहाँ मुस्लिम शासकों ने सत्ता संभाली, तो धीरे धीरे में उनमें धार्मिक कट्टरता जन्म ले लेती है। और वही धार्मिक कट्टरता आज कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ी हुई बताते हैं, कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, या कहीं ना कहीं आतंककारी घटनाएं भी इन मुस्लिम राष्ट्रों में, खासकर यहाँ, जैसे भारतीय के किसी भी हवाई जहाज़ को किडनैप किया गया पहले भी, तो वह कहाँ लेकर गए, इनमें से किसी एक राष्ट्र में उस हवाई जहाज़ को लैंड किया गया। वहाँ की सरकार कठोर एक्शन नहीं ले पा रही है। तो यानी आप समझिए कि ये जो धार्मिक कट्टरवाद का जन्म हो रहा है, ये भी कब हो रहा है, साम्यवादी गुट के विघटन के बाद। जो नए राष्ट्र निकल कर आ रहे हैं, उन नए राष्ट्रों ने इस तरह की पोजीशन हासिल की कि वह धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने में सफल हो रहे हैं, अपनी सदस्यता को या अपने ग्रुप को धर्म के आधार पर आगे लेने या उसका निर्माण करने में सहायक हो रहे हैं। और उसके बाद और भी बने, इस्लामिक संगठन बनाए, इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक है। तो वह भी इसका आगे परिवर्तित रूप है, या इससे उसने जो काम किया था उसको ये लोग आगे बढ़ा रहे।
इसके बाद आप देखिए, हमने बात की थी जो केंद्रीय एशिया है, पहले भी मैंने लिखा है, केंद्रीय एशिया के जो राष्ट्र बने हैं उन पर प्रभाव। ठीक है, अब उसमें कौन कौन आते हैं? वही 5 राष्ट्र, क्योंकि वो किसको अलग करते हैं? यूरोप और एशिया। यानी इनको अलग करते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ये जो राष्ट्र हैं वो यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करते हैं, यानी एक तरह से बफर स्टेट का काम करते हैं इन दोनों महाद्वीपों के बीच। और वह राष्ट्र कैसे हैं? आर्थिक संसाधनों से मजबूत हैं। वे राष्ट्र कैसे हैं? आर्थिक संसाधनों से मजबूत राष्ट्र हैं। ठीक है, आर्थिक संसाधनों से मजबूत हैं, दोनों के बॉर्डर पर स्थित हैं, तो यानी एशिया में प्रवेश करने से पहले उन 5 राष्ट्रों पर प्रवेश करना पड़ेगा। उन 5 राष्ट्रों पर क्या करना पड़ेगा? से होकर गुजरना पड़ेगा, या उन राष्ट्रों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। अगर यूरोप से एशिया जा रहे हैं आप, या एशिया से यूरोप की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय एशिया के जो राष्ट्र हैं इनकी स्थिति या महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। यानी एशिया में इन राष्ट्रों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये प्राकृतिक रूप से मजबूत हैं, तो ये आपके आयात और निर्यात की जो समस्याएं हैं, या आयात निर्यात की जो नीति है उसको भी प्रभावित करने का काम करेंगे। जैसे अभी आप देखिए, अभी ईरान ने भारत को अपनी योजना से बाहर कर दिया है, और किसको ले लिया है? चीन को। तो ईरान के पास एक तो बंदरगाह था, और दूसरा जो तापी गैस परियोजना है, तापी जो परियोजना है, उस परियोजना में भी प्राकृतिक संसाधनों का इम्पोर्टेंट रोल है, और चाइना इस योजना में इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसको भी फायदा है। और ईरान इस योजना से भारत को अलग करके भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कर सकता है। ठीक है, कर रहा है, तो वो इस प्राकृतिक संसाधनों के दम पर ही ऐसा कर सकेगा। तो ये जो राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों के पास भी आर्थिक संसाधन बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये किसी भी देश से अपने संबंधों को अपनी बात मनवाने में या अपने उन संबंधों को प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं। यानी एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, और ये नव स्वतंत्र राष्ट्र किससे स्वतंत्र हो रहे हैं? साम्यवादी गुट से। तो साम्यवादी गुट के विघटन का ये एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है। आगे चलें, आप आगे देखते हैं हम। अब आगे हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रभाव की बात कर रहे हैं, रूस पर प्रभाव। कितना हो? अब रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? यूएसएसआर की जो स्थायी सीट थी यूएनओ में, वह किसे मिली? रूस को मिली। ठीक है, हालांकि यूएसएसआर के विघटन के कारण ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रूस ही पहले भी भौगोलिक क्षेत्र पर किसका था? रूस के पास ही था। यानी रूस सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र था और एक तरह से मॉनिटर था इस ग्रुप का। नाटो में इसमें यही अंतर है, वार्सा में, कि ये इसका मुखिया है। ठीक है, और वहाँ पर नाटो में क्या किया गया था कि सब देशों को बराबर इक्वली महत्व दिया जा रहा था। तो रूस ने ले ली एक तो इसकी पोजीशन, यूएनओ की स्थायी सदस्यता। भारत के साथ यूएसएसआर की जगह संबंध स्थापित किए, भारत के साथ मजबूत संबंधों की स्थापना की। ठीक है, दूसरी बात क्या किया? रूस की आर्थिक स्थिति सुधर रही है।
आर्थिक स्थिति में भी क्या आया, सुधार हुआ। एक बार फिर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अगर आज की बात करें तो आज तो, लेकिन तब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो राष्ट्र यूएसएसआर के ग्रुप के जो राष्ट्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी वह किस पर निर्भर करते थे, यूएसएसआर पर। इस कारण यूएसएसआर की स्थिति क्या हो गई थी, तब आर्थिक रूप से मजबूर था कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो अब रूस तो अकेला ही रह गया, तो रूस को अपनी नीतियों पर ध्यान देना पड़ा और उसने अपनी आर्थिक स्थिति क्या कर ली, मजबूत कर ली। हालांकि यह नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, लेकिन आज तक नाटो का सदस्य बन नहीं पाया। इसे G7 का सदस्य बना लिया गया, G7 का सदस्य बना, G8 हो गया फिर, लेकिन अब वापस क्या हो गया, G7 हो गया वापस। ठीक है, यूक्रेन के मसले पर। तो ये इतना इफेक्ट पड़ रहा है किस पर, रूस पर। कब, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया है। हालांकि आज वो महाशक्ति की पोजीशन में नहीं है या इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है जितनी वो 1991 से पूर्व था या 1970 के आसपास, 70-75 के आसपास था। इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है क्योंकि अब वो अकेला राष्ट्र है, तब वो एक ग्रुप था। लेकिन फिर भी आज रूस बहुत अच्छी स्थिति में विकास कर रहा है। संसाधन हालांकि रूस के पास अत्यधिक मात्रा में, लेकिन वह इनका खनन नहीं कर पा रहा है बहुत बड़ी विशाल मात्रा में, लेकिन संसाधन इतने नहीं है या इतनी उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले से अच्छी आर्थिक स्थिति रूस की हुई जब उसका साम्यवादी गुट से वह अलग हुआ। यूएनओ में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। आज यूएनओ एक महत्वपूर्ण संगठन है और उसकी सदस्यता प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलें। निशस्त्रीकरण की जो भावना थी वह भावनाएं भी इस गुट के विघटन के बाद क्या हो रही हैं, ज्यादा प्रभावी हो रही हैं। 1963 में पीटीबीटी, 1968 में एनपीटी, 1996 में उसकी जगह क्या गया, सीटीबीटी, और लगभग 150 राष्ट्रों ने साइन करे इस राष्ट्र। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। जो 44 परमाणु क्षमता संपन्न जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में से अभी पूरे राष्ट्रों ने साइन नहीं किए। लगभग 26 राष्ट्रों ने साइन किए थे, तो वह संधि अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही। आप देखिए कि लेकिन एक बार तो 150 राष्ट्रों ने इस संधि पर साइन कर दिए थे, कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु शस्त्रों को लेकर ये संधि की गई थी या परमाणु परीक्षण को लेकर, परमाणु क्षमताओं को लेकर या यूरेनियम को लेकर इसमें विचारधाराएं डेवलप हुई। तो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर मतलब 150 लोगों ने, 150 देशों ने किए, लेकिन अपने यहाँ उसको पास नहीं किया पूरे के पूरे 150 राष्ट्रों ने। इसका नतीजा ये रहा कि निशस्त्रीकरण की भावना का विकास हो रहा है, क्योंकि पहले निशस्त्रीकरण होता था साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट में जब संघर्ष था, तो दोनों गुट अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के शस्त्रों को निर्माण करते, उनका परीक्षण करते, उनका निर्यात करते, एक मार्केट तैयार कर दिया था उन्होंने सैनिक शस्त्रों को लेकर। तो उसके कारण बहुत अत्यधिक मात्रा में सैनिक होड़ या शस्त्र होड़ बढ़ रही थी। लेकिन साम्यवादी गुट का विघटन होने के बाद यह उस समय परमाणु खतरों को लेकर पूरी दुनिया में एक सोच डेवलप हुई, और सोच का परिणाम यह रहा कि लोग परमाणु शस्त्रों को सीमित करने या परमाणु टेक्नोलॉजी को सीमित करने के लिए तैयार हो रहे हैं और शस्त्रों के होड़ को भी समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यानी जो रासायनिक हथियार हैं उनको भी समाप्त करने के लिए संधियां की जा रही हैं। इसके अलावा अन्य पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान ज़्यादा दिया जाने लगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं और उन सम्मेलनों में पृथ्वी को बचाए रखने की बात हो रही है, और उसमें बचाए जाने पर यह भी है कि परमाणु जो शस्त्र हैं या परमाणु जो परीक्षण हैं वो न समुद्र में किए जाएंगे। इससे पहले क्या था, धरती पर, पानी में और वायु में परमाणु परीक्षण नहीं किए
जाएंगे। तो अब इस विचार को बढ़ाकर कहाँ कर दिया गया, क्योंकि भारत में कर दिया था, इसमें कोई लूप था, उस लूप का फायदा उठाते हुए भारत ने परमाणु परीक्षण किया। तो अब क्या किया, अभी कहा गया कि धरती के अंदर भी परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भारत ने रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़ा खड्डा खोदकर परमाणु परीक्षण किया था, तो वो उस संधि की शर्त का उल्लंघन भी नहीं था, तो उसको और मजबूत कर दिया गया। यानी निशस्त्रीकरण के और कदम बढ़ाए जा रहे हैं, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब वो जो होड़ थी या वो जो तनावपूर्ण माहौल था वो खत्म हुआ, दोनों राष्ट्रों के बीच जो अपने अपने गुट को शक्तिशाली बनाने की जो भावना थी, उस भावना की समाप्ति ने भी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे चले तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रभाव। शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो था यूएनओ के अलावा नाम। अब ऐसा कहा गया कि जब साम्यवादी गुट का विघटन हो गया तो नाम की उपयोगिता या प्रासंगिकता नहीं रही, प्रासंगिकता नहीं रही, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, रिलेवेंस नहीं है, इररिलेवेंस हो गया है कौन, नाम। ऐसा लोगों की धारणा बनी 1991 के बाद, क्योंकि जब दोनों गुट ही नहीं है, गुट में शामिल होने की बात ही नहीं है, तो फिर उन गुट निरपेक्षता की बात महत्वपूर्ण नहीं है। जब गुट ही नहीं बचे आपके पास तो आप गुट निरपेक्षता की बात क्यों करेंगे। जब गुट थे तो गुटों से बचने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ी थी, यानी जो दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहता था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का भाग बन जाता था, उसकी सदस्यता शाम में ग्रहण कर लेता था। लेकिन ऐसा कहा गया कि जब साम्यवादी गुट खत्म हो गया और पूंजीवादी गुट के प्रतिद्वंदी गुट कोई रहा ही नहीं, कंपटीटर गुट कोई रहा ही नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है, तो ऐसे समय में नाम की कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसी धारणाएं भी डेवलप हुई। हालांकि नाम तब भी था, आज भी सदस्य संख्या बढ़ रही है उसकी पहले की तुलना में, लेकिन जो उस समय जितना महत्व था उसका शीत युद्ध के दौरान, राजनीतिक विचारकों को लगता है कि आज वो उतनी आवश्यकता नहीं है। हालांकि सदस्यता बढ़ रही है लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है। आप देखें यूएनओ की सदस्य संख्या निरंतर बढ़ी, आज 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, क्योंकि इस गुट के विघटन के बाद यूएनओ का माहौल जो है वो ज़्यादा सहयोगी हो गया। सुरक्षा परिषद में किसी तरह का वो जो तनाव था, अत्यधिक तनाव था, वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो राष्ट्र आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो खींचतान का जो माहौल था यूएनओ के अंतर्गत, वो माहौल भी क्या हो गया, कम हो गया। या जो इसकी गुटबाजी से मुक्त हुए हैं उन राष्ट्रों ने भी यूएनओ की सदस्यता ले ली, तो वो यूएनओ की सदस्यता अपने आप बढ़ने वाली थी और वो बढ़ी भी। इसके अलावा ईयू के जो राष्ट्र थे, मैंने आपको बताया जब प्रारंभिक थे 1958 में के आसपास, 1953 से 58 के दौरान, तब 6 प्रारंभिक राष्ट्र थे उसके। ठीक है, 6 से फिर एक और जुड़ा, फिर 2 और जुड़े, फिर ऐसे जुड़ते मैंने कहा 1995 में 3 और राष्ट्र जुड़े, यानी इसके विघटन के बाद, और 2004 में लगभग 10 राष्ट्रों ने ईयू की सदस्यता ग्रहण की। आज वर्तमान में कितने राष्ट्र हैं, 28 राष्ट्र। यानी यूरोप का एकीकरण भी धीरे धीरे यूएनओ इसके सामने यूएसएसआर के विघटन के बाद बढ़ा। तो पूरे यूरोप महाद्वीप के लगभग 28 राष्ट्रों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिसको कहते हैं ईयू, जो कि सैनिक दृष्टिकोण के अलावा अन्य दृष्टिकोणों पर सहयोग आधारित है। तो आप देखें, इसी तरह अगर हम और देखें G77, ठीक है, अभी नया संगठन बना है सौर सहयोग संगठन। तो ये नए जो संगठन थे, इन्हें भी काम करने में आसानी होने लगी। इनका भी जो वो विभाजन है, वैचारिक आधार पर वो विभाजन खत्म हो गया। आप पहले अगर आप किसी एक प्रतिद्वंदी गुट में शामिल होते थे, किसी गुट के विरोधी गुट में, तो आप उस एक गुट के स्वाभाविक शत्रु हो जाते थे। यानी साम्यवादी गुट के मित्र पूंजीवादी गुट के शत्रु हो गए, चाहे आपस में उनका संबंध कैसा ही रहा हो।
और पूंजीवादी गुट के सदस्य साम्यवादी गुट के शत्रु हो गए। चाहे उन राष्ट्रों का, पड़ोसी राष्ट्रों का या मित्र राष्ट्रों का आपस में संबंध कैसा भी रहा हो, लेकिन दूसरे गुट में शामिल हुए तो शत्रु, और इसके प्रतिद्वंदी गुट में शामिल हुए तो इसके शत्रु। तो ऐसा जो माहौल था, तो वो जो माहौल था वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी ठीक से कार्य नहीं करने देता था। तो जैसे ही ये इस गुट का विघटन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सहयोग की भावना विकसित हो रही है, या जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण किया गया था वह निर्माण हुआ। आपको पता है 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। पहले भी था वो संगठन, लेकिन पहले विवाद ज़्यादा थे, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो वह भी कब, जब इस तरह का ये डिवाइडेशन हुआ। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम देखें कि यूएनओ की सदस्य संख्या का निरंतर प्रसार हुआ, तो मैंने आपको इसमें बता दिया। इसके अलावा जो नियो आया था, न्यू नई आर्थिक अर्थव्यवस्था जो आई थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारी डिपेंडेंसी विकसित राष्ट्रों पर बढ़ रही थी, उसके अगेंस्ट आई थी वो। विकसित राष्ट्र संपूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था को या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते थे अपने हितों के अनुसार। तो नई आर्थिक व्यवस्था लाई गई। नई आर्थिक व्यवस्था के बाद और भी नए संगठन बने जो आर्थिक स्तर पर संपूर्ण विश्व की विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच में समन्वय बनाने का काम करने लगे, यानी नई नई प्रकार की योजनाएं आने लगी। तो ये जो प्रमुख प्रभाव थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रभाव थे, इन प्रभावों ने आज एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करने में योगदान दिया। आप समझते हैं कि जब आप किसी तरह की प्रतिद्वंदिता से बाहर निकलते हैं तो अपने लिए और दूसरे ग्रुपों के लिए भी अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि आज आप देखेंगे कि आज जैसे मैंने कहा कि आपको आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है, आप वो फील नहीं कर सकते क्योंकि हम उस समय पैदा नहीं हुए थे। तो ऐसे ही हमने उस शीत युद्ध को देखा ही नहीं, महसूस नहीं किया, तो हम कह नहीं सकते कि शीत युद्ध कैसा था। आपको पता होना चाहिए कि 1991 के बाद भारत की नज़रिए से देखें, उससे पहले एक कार होती थी मेन, एम्बेसडर, ठीक है, एस्टीम, बस, मुख्य ये 2 कार, और फिर जीप होती थी। क्योंकि हम किससे प्रभावित थे? अब जैसे इसका विघटन हो गया तो हम किससे प्रभावित हो गए? भारत ने अपने बाजार खोल दिए हैं विश्व के अन्य अन्य राष्ट्रों के लिए। जैसे मैंने कहा था ग्लासनोस्ट की जो नीति थी, खुलेपन की जो नीति थी, वैसी। तो अब अमेरिका के लिए मार्केट खुले, तो अब आप देख लो कितनी, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो भारत में बिकता नहीं होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी भी फील्ड में चले जाइए, ऐसा कोई ब्रांड नहीं हो जो भारत में नहीं बिकता होगा, और ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो भारत वाले बाहर जाकर नहीं बेचते होंगे। यानी भारतीय कंपनियां भी बाहर जा रही हैं, विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही हैं, क्योंकि वो तनाव जो था इन राष्ट्रों के मध्य, इसके कारण जब भारत इसके प्रभाव में रहा तो भारत का बाजार भी सीमित है, ऑप्शन भी सीमित है। जैसे ही भारत इनके बीच तनाव खत्म हो रहा है तो भारत इससे संतुलित नीति रख रहा है और इससे भी संतुलित नीति रख रहा है। इसका नतीजा ये रहा है कि जो बाजार था भारत का, उसमें संसाधनों या विकल्प क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे प्रभाव हर राष्ट्र पर पड़े, भारत ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र जो थे उन राष्ट्रों पर भी इस तरह के विचारों का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पॉजिटिव माहौल डेवलप हुआ, आर्थिक उदारीकरण आया, उदारीकरण की नीति भारत ने भी अपनाई, उन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने भी अपनाई, और जो अन्य अन्य जो विकासशील राष्ट्र थे वहाँ पर भी उदारीकरण की नीति प्रभावी हुई। यानी साम्यवादी जो विचारधारा थी उसकी जगह या इन राष्ट्रों में उदारवादी नीति या उदारवादी दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। किसके बाद? साम्यवादी गुट के विघटन के बाद। तो ये पॉजिटिव रहे। किसके लिए? उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखें या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह से साम्यवादी गुट का विघटन बेकार नहीं रहा है। बस एक कारण छोड़कर कि अमेरिका की दादागिरी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है। हम धीरे धीरे बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहे हैं पहले की तुलना में। पहले बहुध्रुवीय विश्व था, पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, फिर उसके बाद 2 ध्रुवीय विश्व हुआ, फिर 91 के बाद 1 ध्रुवीय विश्व हुआ, विश्व व्यवस्था। अब वापस पुनः हम बहुध्रुवीय विश्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस बहुध्रुवीय विश्व में हम या भारत, हम का मतलब भारत, अमेरिका और रूस या अन्य जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो किस तरह की भूमिका निभाती हैं। क्योंकि अगर उनकी नीतियों में किसी तरह की कोई कमी रहेगी या किसी तरह का कोई
तानाशाही की झलक आएगी तो अन्य जो राष्ट्र हैं या जो अन्य शक्तियां हैं या अन्य जो संगठन हैं वो उसका खुलकर विरोध कर सकेंगे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई है कि यहाँ विरोध करने का भी आपको मौका मिलता है। आगे पढ़ेंगे अगले बिंदु में, तब तक के लिए इन्हें रिपीट करिए, ध्यान दीजिए, सुनिए 2-3 बार और उन समस्याओं को आज की परिस्थिति से भी रिलेट कीजिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है कि जब तक आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करेंगे, अभी एक बेलारूस में विरोध चल रहा है, एक चुनी सरकार है, जनता विरोध कर रही है। बेलारूस कहाँ से निकला? यूएसएसआर से निकला है। विरोध क्यों रहा है? हालांकि निर्वाचन कैसे हो रहा है? चुनाव के माध्यम से, लेकिन चुनाव के माध्यम से हुआ, लेकिन वोटिंग के जो नतीजे आए उन पर किसी को बिलीव नहीं। जिस कैंडिडेट को प्रजा समर्थन दे रही है उसको ऑनलाइन वोटिंग हुई है, उसको 10% वोट मिल रहे हैं, और जो वर्षों से शासन पर स्थापित है उसको 90% वोट मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो हुई, मतलब ऑनलाइन जो वोटिंग हो रही है, तो जनता इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है, विरोध कर रही है जबरदस्त इस चुने हुए का। अब चुना हुआ ही कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई है? धांधली हो गई। तो जो राष्ट्र यहाँ से अलग होने के लिए स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अलग हुआ, या यहाँ से अलग होने के बाद लोकतंत्र स्थापित कर रहा है, वही राष्ट्र आज इस व्यक्ति की गुलामी को सहन करेगा क्या? इसकी तानाशाही को सहन करेगा क्या? नहीं करेगा, विरोध कर रहा है। और आगे देखिए क्या नतीजा रहता है। लेकिन जब तक आप एक दूसरे आज की घटनाओं से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप यहाँ तक भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक गए हैं तो उसको आज की इस बेलारूस से करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि संघर्ष क्या किया उन लोगों ने। यहाँ से आज़ाद हुए हैं, अब इस व्यक्ति से आज़ाद होना चाहते हैं, और हो जाएंगे जब वहाँ इतने बड़े भीम का है, वहाँ का है, यूएसएसआर का विघटन हो सकता है। तो ये तो अब छोटा सा राष्ट्र है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ें, समझें और अपने आसपास ध्यान रखें क्या हो रहा है, क्या घट रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।